हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट बायो एकेडमी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम क्या देखते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड, मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ऑर्गेनली। ठीक है, और एक सिस्टम यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली का एक सिस्टम होगा सेल के अंदर। ठीक है, जैसे इमेजिन कीजिए ये एक सेल है। ठीक है, इस सेल में हम क्या देखते हैं कि कुछ हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी हमारे ऑर्गेनली होते हैं वो हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी आपके सेल ऑर्गेनली है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन इनके फंक्शन जो होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा, इनके जो स्ट्रक्चर है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते, वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं रहते हैं, लेकिन इनके फंक्शन जो होते हैं उनका फंक्शन हमेशा आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनली आते हैं हमारे, तो सबसे पहले आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा सेल ऑर्गेनली हमारा कौन सा होता है, तो गोल्जी बॉडीज होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज। अगर तीसरा बात करेंगे तो ये हमारा लाइसोसोम होगा, और चौथा हमारा वैक्यूल होता है। ठीक है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, इसमें जो सेल ऑर्गेनली होते हैं इसके फंक्शन कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, इसके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसे देख लो ये एक सेल है, इस सेल में हमारे सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस भी हमारा कैसा है, तो न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, और न्यूक्लियस हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें न्यूक्लियस में ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कुछ क्रोमैटिन। ये न्यूक्लियस क्यों बना है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी मेम्ब्रेन से लगा हुआ क्या रहता है, एक हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उससे लगा हुआ हमारा एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि हम लास्ट क्लास में बताए थे ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हस्बैंड की तरह है तो उसकी वाइफ कौन होगी, गोल्जी बॉडीज। और गोल्जी बॉडीज कहाँ होगी, तो इस तरह से इसके पास में बैठी होगी। ठीक है, इस तरह से इसके पास में ऐसे बैठी रहती है। ठीक है, थोड़ा मुंह घुमा के ही बैठी रहती है, लेकिन पास में ही बैठी रहती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम कहाँ लगे रहते हैं, तो ईआर की सरफेस पे लगे होते हैं। तो गोल्जी बॉडीज जो है ये वाइफ की तरह है, ईआर हमारे हस्बैंड की तरह है। ईआर के दो बच्चे होते हैं, आर ई आर और एस ई आर। ठीक है, देखो हमें पता है कि जो हमारा राइबोसोम होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी जाके लगा होता है, और ईआर की सरफेस पे भी जाके लगा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से जो राइबोसोम है इस तरह से ईआर की सरफेस पे लगा हुआ है। और जो हमारा राइबोसोम होता है ये दानेदार स्ट्रक्चर होता है, या हम कह सकते हैं कुछ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, खुरदुरा सा होता है। ठीक है, तो जब ये ईआर की सरफेस पे लगेगा तो इसकी सरफेस कैसी हो जाएगी, खुरदुरी सी हो जाएगी, यानी कि रफ सी हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है उस वाली सरफेस को हम क्या कहते हैं, आर ई आर। आर ई आर का मतलब हमारा क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और एक हमारा होता है एस ई आर का मतलब होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
और जिस सरफेस पे ER नहीं लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारा रफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से RER कहा जाता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और राइबोसोम की एब्सेंस की वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहा जाता है। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक की सरफेस होती है, अगर इस पे राइबोसोम लगे हैं तो वैसे हमारे पोर्शन को RER कहेंगे, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ राइबोसोम नहीं लगा होगा सरफेस पे उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसके पास हम क्या देखते हैं, फिर गोल्जी बॉडीज बैठी हुई है। यहाँ हमारा जो ER वाला सरफेस है इससे हमारे कुछ वेसाइकल्स भी निकलते हैं, और जो हमारा गोल्जी बॉडीज होता है इससे भी वेसाइकल्स निकलते हैं। एक चीज़ याद रखना, हस्बैंड और वाइफ है तो जो उसके पास होगा सेम इसकी वाइफ के पास भी होगा, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर हमारा ER का है वही सेम स्ट्रक्चर हमारा गोल्जी बॉडीज का है। ER में भी जो हमारा ये इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर फ्लैट लाइक दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है, इसके बाद ये हमारा क्या होता है, टिब्यूल, और ये जो वेसाइकल्स निकले इसको कहते हैं हम वेसाइकल। ठीक है, सेम इसी टाइप से जो हमारी गोल्जी बॉडीज होती है, गोल्जी बॉडीज का ये वाला पोर्शन जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पैरेलली अरेंज है, यहाँ जो सिस्टर्नी है वो स्टैक में है और पैरेलली अरेंज्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है, ये हमारा टिब्यूल और ये है हमारे वेसाइकल, यानी दोनों में हमारे सिस्टर्नी, वेसाइकल और टिब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखते हैं कि होता क्या है। मान लो जैसे ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे लगा हुआ है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। ठीक है, ये प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो मान लो ये राइबोसोम प्रोटीन बनाया, ठीक है, ये राइबोसोम प्रोटीन बनाया, जहाँ जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसके बगल में क्या होता है, एक छोटी सी पोर होती है। ठीक है, एक छेद होती है, तो ये जो प्रोटीन बना है ये प्रोटीन इस ल्यूमेन में घुस के चला आता है। ठीक है, ये ल्यूमेन में चला आया कौन, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन कौन बनाया, राइबोसोम ने बनाया। प्रोटीन आ गया ल्यूमेन के अंदर ER के। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ हमारा SER वाला जो पोर्शन है जहाँ राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है वो हमारा कुछ लिपिड बनाएगा, क्योंकि स्मूथ है तो ये स्मूथ चीज़ों का फॉर्मेशन करेगा। तो याद रखना ये क्या बनाया, ये लिपिड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब लिपिड बन गया, अब प्रोटीन बन गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे सिस्टर्नी का पार्ट है, यही सिस्टर्नी का पार्ट हमारा क्या होता है, टपकता हुआ, इसमें प्रोटीन और लिपिड भर जाते हैं और भर के टपक जाते हैं, ऐसे समझो। तो उसी वेसाइकल में हमारा क्या भर जाएगा, तो लिपिड भर जाएगा और प्रोटीन भर जाएगा। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड भर गया इस वेसाइकल में। अब ये वेसाइकल जो है जाएगा किसके पास, तो उसकी वाइफ के पास जाएगा। ठीक है, तो ये वेसाइकल जैसे ही इसकी वाइफ के पास आया, यहाँ पे मान लो लिपिड भरा हुआ है, एक में हमारा प्रोटीन भरा हुआ है। ठीक है, तो वाइफ इसको अंदर की तरफ ले लेगी। मान लो इस वाले पोर्शन में यहाँ पे सिस्टर्नी में यहाँ प्रोटीन हो गया, यहाँ एक साइड हम क्या देख रहे हैं, कभी लिपिड लेके बैठी हुई है। ठीक है, और ये जो सिस्टर्नी होती है इसमें हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट की चेन भी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रोटीन से लग गया तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर ये लिपिड से लग गया तो इसे कहेंगे हम ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा प्रोटीन चला आता है तो अब इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करेंगे। आया तो सिंपल प्रोटीन था, लेकिन अब इसके अंदर हम इसे कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ के और एडवांस फॉर्म का बना देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन को जोड़े तो ये क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लाइको वर्ड, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइको और लिपिड के साथ जुड़ा तो ग्लाइकोलिपिड। यानी कि जो हमारा मॉडिफिकेशन है प्रोटीन और लिपिड का, ये कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद मान लो ये लिपिड और प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का मॉडिफिकेशन करा दी। अब क्या होगा, ये पैकिंग करने का काम करेगा। अब मान लो यहाँ से निकलता हुआ यहाँ तक आ गया,
यहाँ पे जब आए तो हम क्या देख रहे हैं, वो पूरी तरह से ये तैयार है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, इसकी पैकिंग भी कर दी गई है वेसाइकल के अंदर। अब ये रेडी है किसके लिए, सिक्रीशन के लिए, यानी अब बाहर निकलने के लिए रेडी है। बस ये सिक्रीट हुआ, सिक्रीट होके ये ट्रांसपोर्ट के लिए बाहर निकल गया। ठीक है, इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले ये हमारे सिक्रेटरी वेसाइकल्स में निकले, ये हमारा सिक्रेटरी वेसाइकल होता है। सिक्रेटरी वेसाइकल क्या होता है कि जो हमारा वेसाइकल सिक्रीट होने के लिए निकला, मतलब सेल के बाहर जाने के लिए निकला है, ये जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना है वो हमारा दूसरी सेल यूज़ करेगी, ये वाली सेल यूज़ नहीं करेगी, इसीलिए ये सेक्रेटरी वेसाइकल्स में भर के बाहर निकल जाती है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा ये लिपिड और प्रोटीन है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकलते हैं। जैसे कि यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, कुछ एंजाइम भरा हुआ स्ट्रक्चर भी निकल गया। ठीक है, इसी हमारे गोल्जी बॉडी से कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर निकले वेसाइकल के फॉर्म में जिसमें ढेर सारे एंजाइम भरे थे, इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, कुछ खाली फोकट का हमारा एक वेसाइकल ऐसे भी निकल जाता है बिना किसी अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ है, खाली फोकट का निकल के आ गया है, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। और ये भी किससे निकला है, तो गोल्जी बॉडीज से निकला है। ठीक है, यही हमारा क्या था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके फंक्शन देखो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। प्रोटीन बना, यहाँ पे लिपिड बना, ये लिपिड प्रोटीन किसको दे दिया, गोल्जी बॉडीज को दिया। गोल्जी बॉडीज क्या किया, उसका मॉडिफिकेशन किया, उसको पैक किया, सिक्रीट किया और ट्रांसपोर्ट के लिए भेज दिया। इसमें गोल्जी बॉडीज में से ही कुछ हमारे लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन हो गया और हमारे वैक्यूल का भी फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लाइसोसोम हमारे ढेर सारे एंजाइम से भर के लाइसोसोम निकल गया। ये एंजाइम तैयार कहाँ हुआ था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, ये हमारा क्या था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। अब हम ये सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो, अब हम बात करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखो एंडो मीन्स सेम, इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है। ठीक है, और रेटिकुलम का मतलब होता है हमारा नेटवर्क, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ तक फैला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम इसे एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, ये सेल को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। यानी कि ये क्या होता है कि मान लो ये एक सेल है, अब इस सेल में हम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरी इस तरह से ऐसे जाके पूरे सेल में फैल जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ पूरी तरह सेल के एकदम पूरा एरिया कवर ऐसे कर लेती है, जाके फैल जाती है, तो ये सेल को क्या करती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसीलिए हम इसको एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, इसमें सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। ठीक है, सिस्टर्नी की अगर हम बात करते हैं तो देखो सिस्टर्नी यहाँ पे कैसा होता है, फ्लैट होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है,
यहाँ पे इस तरह से हम क्या देखते हैं, ये सिस्टर्नी है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सिस्टर्नी कैसी है, आपकी इंटरकनेक्टेड है। ये सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड है इस तरह से, टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फिर जाके जुड़ गया। ये हमारी फ्लैट पतली फ्लैट जैसी है, और इसके जो टिब्यूल्स है, जो सिस्टर्न, इसकी जो सिस्टर्नी है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। हर एक सिस्टर्नी पे हम क्या देखते हैं कि कुछ राइबोसोम लगे होते हैं, जिसकी वजह से सिस्टर्नी कैसी होती है, रफ होती है। ठीक है। सिस्टर्नी पे हम क्या देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिसका नाम हमारा राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए, जैसे ये हमारा सिस्टर्नी का सरफेस है, इस सिस्टर्नी के सरफेस पे क्या होता है, राइबोफोरिन का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये हमारा जो राइबोफोरिन होता है, ये राइबोसोम को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि जैसे ही राइबोसोम इसके पास आएगा, ठीक है, तो राइबोसोम को क्या किया, होल्ड करके काम कर दिया, पकड़ने का काम किया। यानी ये राइबोफोरिन जो है ये इसको होल्ड करने के लिए बना हुआ है। ठीक है। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको, राइबोसोम को, ताकि राइबोसोम इसकी सरफेस से हट के निकल ना जाए। ठीक है। तो ये पूरी तरह से इसको पकड़ा हुआ है। जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसके जस्ट पास हम क्या देखते हैं कि एक हमारा पोर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, और जैसे ही प्रोटीन बना वैसे ही क्या हुआ, ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा क्या, प्रोटीन। ठीक है। इसलिए राइबोसोम को अटैचमेंट का काम कौन करता है, राइबोफोरिन 1 और 2। ठीक है। टिब्यूल्स का काम क्या है कि टिब्यूल्स हमारे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। यहाँ पे हमारे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और ये वेसाइकल हमारा ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारी पैकिंग होके कोई भी मॉलिक्यूल्स मूव के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए बाहर निकलता है। ठीक है। ये जो हमारा ईआर होता है, ईआर का जो इंटरसेलुलर स्पेस है, ये 2 कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। ठीक है। ये जो हमारा ईआर है, ईआर में क्या देखते हैं कि 2 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। एक हमारा ये इनसाइड, एक हमारा इनसाइड ईआर और एक हमारा आउटसाइड ईआर। जो हम ईआर के अंदर की बात करेंगे, हम ल्यूमेन की बात करते हैं। ठीक है। और आउटसाइड ये हमारा साइटोप्लाज्म वाले एरिया। ठीक है। एक हमारा ये बाहर, अगर ये एक सेल होता तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक अंदर ल्यूमेन वाला पार्ट, ये हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। ठीक है। या साइटोप्लाज्मिक पोर्शन। तो ईआर का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो 2 पार्टों में बटा होता है, एक हमारा ल्यूमेन, दूसरा हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। ठीक है। या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस और ल्यूमिनल स्पेस। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब टाइप की बात देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे 2 टाइप होते हैं, एक हमारा आरईआर होता है, एक हमारा एसईआर होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ ईआर। ठीक है। ईआर हमारा 2 टाइप का होता है, एक हमारा आरईआर होता है, एक हमारा एसईआर होता है। आरईआर का नाम आरईआर क्यों पड़ता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है। यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आरईआर है। और एसईआर में राइबोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है। यहाँ आरईआर के पास क्या होता है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अगर कभी भी क्वेश्चन में आए ना कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, तो कभी ईआर मत लगाना। ठीक है। ईआर पे हो रहा है प्रोटीन का सिंथेसिस, लेकिन करने वाला कौन है, ये राइबोसोम है। ठीक है। एसईआर में हम क्या देखते हैं, यहाँ राइबोसोम
एब्सेंट है इसलिए यहाँ पे किसका फॉर्मेशन, लिपिड का, ठीक है। यहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ राइबोसोम एब्सेंट है, ठीक है। ऐसे तो हमारा लिपिड का सिंथेसिस होता है। एनिमल में हमारे कुछ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन। इसका भी सिंथेसिस कौन करता है, तो SCR करता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो RER है ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जहां हमारा जो प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स होगा वहां होगा, यानी कि जहां पे प्रोटीन वाली सेल्स होगी जो एक्टिवली डिवाइड कर रही है वहां पे हमारा प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स पे पाया जाएगा राइबोसोम, ठीक है। यानी RER प्रेजेंट इन द प्रोटीन फॉर्मिंग सेल। अब प्रोटीन फॉर्मिंग सेल कौन कौन सी है, जैसे कि हमारा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन सेल हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ढेर सारे एंजाइम, जहाँ ढेर सारे एंजाइम होंगे वहाँ पे हमारा RER पाया जाएगा क्योंकि एंजाइम हमारे प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो ब्रेन सेल हो गया हमारा, फिर पेनक्रियाज हो गया, इन सारे स्पेस में या सारे जगह पे हमारा ये पाया जाएगा RER, यानी RER इस वाले पोर्शन में ज़्यादा ही पाया जाएगा। जब SER की बात करते हैं तो SER कहाँ पाएगा, जैसे कि हमारा लीवर सेल हो गया, ठीक है। जो भी हमारा SER जो लीवर सेल वाला पोर्शन, या कह सकते हैं कि जहाँ चिकनी चिकनी चीज़ें बन रही है, जैसे कि हमारा लिपिड बन रहा है, स्टेरॉयड बन रहा है, जहाँ ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ हमारा SER बहुत ज़्यादा ही एक्टिवली प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे देख लो SER का हमारा काम क्या होता है कि ये ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जैसे मान लो कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका SCR होगा वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है यानी कि अब SCR की रेट बढ़ती जा रही है ताकि वो इसको डिटॉक्सिफाई करते रहें। इसीलिए एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो बंदे बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे उनकी रेट बढ़ जाती है, यानी कि अल्कोहल पीने की रेट भी बढ़ जाती है क्योंकि उनको नशा नहीं चढ़ता है, क्योंकि SCR जो है वो एक्टिव होता है। जैसे ही पीते हैं वैसे ही अल्कोहल को वो डिटॉक्सिफाई कर देता है, ड्रग्स को, ठीक है, यानी अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर देगा। इन पे दवाइयों का भी कोई असर जल्दी नहीं पड़ता है क्योंकि जैसे ही ये दवा लेते हैं वैसे ही SCR क्या करता है, फिर से ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है, ठीक है। तो SCR का काम क्या होता है, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जहाँ हमारे लिपिड फॉर्मिंग सेल्स होंगे उनमें ज़्यादा पाया जाएगा। ये हमारा ER वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले देख लो ये गोल्जी बॉडीज हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। ये नाम कहाँ से आया है, तो यहाँ एक साइंटिस्ट है हमारे कैमिलो गोल्गी, ठीक है। यहाँ एक साइंटिस्ट है हमारे कैमिलो गोल्जी, उन्हीं के नाम पे क्या हुआ, ये एक सेल ऑर्गेनेली का नाम दे दिए जिसका नाम हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज पड़ा, ठीक है। देखो हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कब कहते हैं और गोल्जी बॉडीज कब कहते हैं, जब हमारा ये सिस्टर्नी, ठीक है, जब हमारा सिर्फ सिस्टर्नी प्रेजेंट रहता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज। लेकिन जब हम क्या देखते हैं, इसके साथ हमारे वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल सब प्रेजेंट होंगे तो इससे पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पूरे स्ट्रक्चर को मिला के कहते हैं और गोल्जी बॉडीज कब कहते हैं, जब हम सिस्टर्नी को सिर्फ देखते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं गोल्जी बॉडीज की। जो हमारा गोल्जी बॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी किसने की है, तो कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है, कैमिलो गोल्जी ने, और अपना नाम पे ही क्या किया है, सेल ऑर्गेनेल का नाम दे दिया है, ठीक है। जब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसका भी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह यहाँ भी हमारा सिस्टर्नी पाया जाएगा, टिब्यूल्स पाया जाता है और वेसाइकल्स पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये फर्क यहाँ क्या है कि यहाँ पे जो हमारी सिस्टर्नी होती है ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और पैरेलली अरेंज्ड होती है। ठीक है, और वेरिएबल होती है, यानी हर एक सेल में ये इसका जो अमाउंट होता है वो हमारा वेरी करता है। ठीक है, कितना स्टैक है वो हमारा वेरी करेगा, मैक्सिमम हमारा 3 से 5 तक ये स्टैक होती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है हमारा फ्लैट स्टैक पैरेलल अरेंज्ड। ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड होता है और फ्लैट होता है। टिब्यूल्स की बात करेंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा और यहाँ से भी हमारे वेसाइकल्स निकलते हैं। ठीक है, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो इसी गोल्जी बॉडीज के जो वेसाइकल्स होते हैं वहाँ उसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और हमारा इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोजोम कहा जाता है। डिक्टियोजोम कहते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, तो डिक्टियोजोम कहते हैं। ठीक है, जो हमारा गोल्जी बॉडीज है इसका मेजर काम क्या होता है कि ये प्रोटीन का और लिपिड का मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन के मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। जब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो देखो, जहाँ से हम ले रहे हैं कोई चीज़ या जहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है उस पोर्शन को हम सिस फेज कहते हैं, और जहाँ से कोई भी आपके मॉलिक्यूल्स जो है या कोई भी हमारे वेसाइकल्स मैच्योर होके बाहर की तरफ आ रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफेज। ठीक है, तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, जहाँ से ले रहे हैं वो सिस फेज होगा और जहाँ से दे रहे हैं वो हमारा ट्रांसफेज होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो जो हमारा गोल्जी बॉडीज होता है, गोल्जी बॉडीज का जो सिस फेज होता है इसी को हम कहते हैं फॉर्मिंग फेज, या फिर हम इसे एफ फेज कहते हैं। ये कैसा होता है, तो ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ट्रांसफेज, इसे हम मैच्योरिंग फेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि एम फेज, ये कैसा होता है, तो कॉनकेव शेप होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है हमारा, जहां से हमारे ईआर से, ये मान लो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, देखो ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ मॉलिक्यूल्स बना के हमारा गोल्जी बॉडीज को दिया, जहां से गोल्जी बॉडीज एक्सेप्ट कर रहा है हमारा ये मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, यानी कि मान लो कुछ यहाँ पे कुछ बनाएगा, जब आएगा चीज़ें ये मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट करेगा, यहाँ ये मॉडिफिकेशन का काम करेगा। तो गोल्जी बॉडीज का ये वाला जो फेज होता है इसको हम सिस फेज कहते हैं। सिस फेज, फॉर्मिंग फेज या एफ फेज कहेंगे। ठीक है, ये कॉन्वेक्स साइड का फेज। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कैसा रहता है कि जो हमारा सिस फेज है वो हमारा ईआर या फिर न्यूक्लियस की तरफ फेस किया हो। ठीक है, उसे हम सिस फेज कहेंगे। गोल्जी बॉडीज का वो पार्ट जहां से हमारा कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी वेसाइकल्स मैच्योर होके बाहर की तरफ निकलेगा वो इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसफेज। ठीक है, या हम इसे एम फेज भी कहते हैं, यानी मैच्योरिंग फेज। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब अंदर गया था तो यहाँ मॉडिफिकेशन होना शुरू हुआ था लिपिड और प्रोटीन का, लेकिन जैसे ही लिपिड प्रोटीन बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो बाहर निकल के आने के लिए तैयार होते हैं। तो बाहर कैसे निकलते हैं, ये ट्रांसफेज से। ठीक है, ट्रांसफेज से बाहर निकला। तो हमारा जो लाइसोसोम है या वैक्यूल है ये कहाँ से हमारा रिलीज होता है या इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है, तो गोल्जी बॉडीज के ट्रांसफेज से होती है। ठीक है, यह हमारी एनसीईआरटी में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, सिस और ट्रांसफेज। तो इसे अच्छे से समझना, जहाँ से हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, यहाँ जहाँ से कोई भी वेसाइकल्स हम ले रहे हैं, ठीक है, कुछ लेके कुछ बना रहे हैं, वो हमारा सिस फेज कहलाता है।
जहाँ से मैच्योर होके बाहर निकल रहा है वो हमारा ट्रांसफेज होगा। ठीक है, देखो लास्ट में बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कि अब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आया। तो गोल्जी बॉडीज का एक इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, पैकेजिंग, सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या करता है, पैक करेगा, पैक करने के बाद क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, बाहर की तरफ रिलीज करेगा और ट्रांसपोर्ट के लिए निकाल देता है बाहर। ये हमारा गोल्जी बॉडीज का पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम लाइसोसोम को देखते हैं। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि जो हमारा लाइसोसोम है वो आत्मघाती थैली है। ठीक है, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, ये जो लाइसोसोम होता है इसका अराइज कहाँ से होता है, ये तो गोल्जी बॉडीज के ट्रांसफेज से होता है। लेकिन इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कहाँ बनता है, तो ईआर में बनता है। ठीक है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था तो प्रोटीन के फॉर्म में कुछ हमारे लाइसोसोमल एंजाइम का फॉर्मेशन भी ईआर कर देता है और ईआर में भी आरईआर का काम होता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा लाइसोसोम है हमारे ढेर सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, इनका पीएच कितना होता है, तो 5 के आसपास होता है, यानी कि 5.5 के आसपास होता है। ठीक है, एंजाइम कौन कौन से, और एसिडिक होने की वजह से हम इसके एंजाइम को क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं। ठीक है, या हम इसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, या हम इसे डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीएज, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए हमारा प्रोटीएज एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेज होता है, कार्बोहाइड्रेट को अगर ब्रेक करना हो तो कौन सा एंजाइम होगा, कार्बोहाइड्रेज होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, लाइपेजेज होगा, तो लाइपेज एंजाइम यानी लिपिड को अगर ब्रेक करना है तो लाइपेज एंजाइम हो गया। न्यूक्लिएजेज एंजाइम होता है। ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड को हमारा ब्रेक करना है तो न्यूक्लिएज एंजाइम हो गया। न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए व आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो ये हमारा लाइसोसोमल एंजाइम है। लाइसोसोम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, खुद तो मरता है साथ साथ ये पूरे सेल को बस्ट कर देता है। ठीक है, लाइसोजाइम के बारे में देखो, सॉरी एनसीईआरटी में हमारी बस इतनी ही चीजें लाइसोसोम के बारे में दी हुई है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम क्या देख लेते हैं कि जो हमारा लाइसोसोम होता है वो हमारा डिफरेंट टाइप्स का होता है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑटोफेगोसोम होता है। ऑटोफेगोसोम का काम क्या होता है, क्यों हम इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, मान लो एक सेल है, ठीक है, उस सेल में हमारे ढेर सारे लाइसोसोम प्रेजेंट है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इस सेल में जो सेल ऑर्गेनेली है वो सेल ऑर्गेनेली डेड है। जैसे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ये, ठीक है, गोल्जी बॉडीज हो गई, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई। अगर ये सेल्स क्या है, डेड है, तो फिर सेल क्या करता है, इसको एक कमांड देता है कि इस सेल में मोस्टली जितने भी सेल ऑर्गेनेली है ये मर चुके हैं, तो हमें बस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि फिर आसपास की सेल्स भी अफेक्ट होंगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, यानी कि सेल एक प्रोग्राम करके बस्ट होने के लिए लाइसोसोम को ऑर्डर देती है। लाइसोसोम बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में रहेगा तभी इस सेल को बस्ट कर पाएगा, वरना एक दो लाइसोसोम कोई भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि एक सेल में कम से कम 1000 से 1600 तक हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, तो
तो ये क्या करता है कि जब देखता है कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनली मरे हुए हैं तो ये लाइसोसोम बस्ट कर जाता है, और लाइसोसोम एकदम तेजाब की तरह होता है, ठीक है, कि अगर मान लो तेजाब कहीं भी गिरता है तो वो पूरी की पूरी तरह से वहां से सफाई कर देता है, मतलब पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी थे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये लाइसोसोम क्या करता है, जब बस्ट करता है तो पूरी तरह से सेल्स को खत्म कर देता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, या हम इसे ऑटोफेगोसोम भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा लाइसोसोम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं वैक्यूल की। वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल के बारे में इंपॉर्टेंट आप क्या देखते हैं कि जैसे मान लो ये एक आपका सेल है, ठीक है, ये मान लो एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में भी क्या देखते हैं कि प्लांट सेल में हमारा जो जो वैक्यूल होता है वो टोटल 90% एरिया कवर किया रहता है सेल का, ठीक है। वैक्यूल में क्या देखते हैं कि प्लांट सेल में vacuole covers 90% area of the cell, ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो 90% एरिया को कवर किए रहता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, सेल के ग्रोथ में ये रोल प्ले करता है, यानी कि अगर मान लो कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, या हम कह सकते हैं कोई भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, एल्केलॉइड एक्सेट्रा, इन सब का स्टोरेज किसके अंदर होता है, तो वैक्यूल के अंदर होता है। कुछ हमारे वाटर सॉल्युबल पिगमेंट जैसे कि एंथोसाइनिन और फाइकोबिलिन्स, इनका भी स्टोरेज कहाँ होता है, तो वैक्यूल के अंदर होता है। फाइकोबिलिन्स में हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा फाइकोएरिथ्रीन होता है और एक हमारा फाइकोसाइनिन होता है, ठीक है। आर फाइकोएरिथ्रीन और सी फाइकोसाइनिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर स्टोर होती है, तो सारी की सारी हमारे एक प्लांट सेल के वैक्यूल में होती है। कुछ सैप लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर हो गया, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया, ये सब हमारे वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम वैक्यूल की अगर टाइप की बात करते हैं तो ये हमारा सैप वैक्यूल है जिसके अंदर इस तरह से स्टोरेज होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, जैसे अमीबा में सबसे पहले देखा गया है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे अमीबा जब वाटर में जाता है तो जब वाटर से बाहर आएगा तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके अंदर से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन काम क्या होता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। यानी कि जब भी जो हमारा सेल है अगर कोई भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालना रहा, वाटर को बाहर निकालना रहा, तब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके सारी के सारे मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देता है, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, बॉडी में हमारे आयन और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। जैसे कि अगर मान लो किसी बंदे को फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो हमें ये चीज पता चल जाता है कि उसमें क्या है, वाटर के अमाउंट ज्यादा है, आयन की कमी हो रही है, तभी जाके उसको फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा है, यूरिनेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि उसको बहुत जल्दी जल्दी, समझ रहे हो आप, आगे देखो। तो फिर उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो वाटर का अमाउंट ज्यादा हो गया, आयन कम हो गया, तो यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। अगर कभी कभी क्या होता है कि
हमारा आयंस का जो हमारा आयंस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया, ठीक है, वाटर की कमी हो गई। तो जब भी यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो जलन होती है। इससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर आयंस की मात्रा बढ़ गई है, वाटर हमारा कम हो गया है, ठीक है। तो हमें ये पता तो चल रहा है कि हाँ, ये हमारा बैलेंस जो है वो बिगड़ गया। इसी बैलेंस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। इसके अलावा आप क्या देखते हो, कुछ फूड वैक्यूल को भी देखते हो, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, फूड वैक्यूल। अगर हम फूड वैक्यूल की बात करते हैं तो देखो, फूड वैक्यूल में क्या होता है कि ये मान लो इस तरह से अमीबा है। अमीबा क्या किया, फूड को इनगल्फ किया। इसके अंदर पहले से लाइसोसोम प्रेजेंट है, क्योंकि जो हमारा अमीबा होता है वो यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में हमारा लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ये जैसे ही खाने को सूडोपोडिया से इनगल्फ करेगा, ठीक है, तो इसके अराउंड क्या होगा, एक फेगोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, एक वेसिकल बना देता है जिसको हम फेगोसोम कहते हैं। इसके बाद जो हमारा लाइसोसोम है वो आके फेगोसोम के साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है। ये ऐसे समझो कि कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी ये फ्यूज कर जाएगा। और फ्यूज करने के बाद लाइसोसोम अपने एंजाइम को इसके ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही इसके ऊपर एंजाइम छिड़केगा, ये क्या होगा कि जो भी फूड को इनगल्फ किया है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम में तो डाइजेस्टिव एंजाइम है। जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि ये लाइसोसोम और फेगोसोम के अराउंड एक हमारा वेसिकल बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल और कुछ नहीं है, जैसे हमारे बॉडी में स्टमक जो है फूड वैक्यूल की तरह है। अब उसी में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। यहाँ जहाँ डाइजेशन होगा वो हमारा फूड वैक्यूल कहलाएगा। फूड वैक्यूल क्लियर हो गया। एक हमारा फोर्थ होता है गैस वैक्यूल कहते हैं जिसे, ठीक है। लास्ट हमारा क्या होता है, गैस वैक्यूल होता है। तो गैस वैक्यूल का काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। यानी अगर वो वाटर में प्रेजेंट है तो वो ऊपर की तरफ सरफेस पे तैरने लगेंगे। ये किस में पाया जाता है, बायोन्सी प्रोवाइड करेंगे। और ये किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। फाइनली हमारा वैक्यूल खत्म होता है। वैक्यूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वैक्यूल की जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग को क्या कहते हैं हम, टोनोप्लास्ट। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कवरिंग ऑफ वैक्यूल। और कैसा होता है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।